हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आपका एचडी मैथ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम दिलीप सैनी, सब्जेक्ट अपना मैथ। तो बच्चों, हमने इससे पहले 10th क्लास के अंदर 1.1 कंप्लीट की है। जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने वाले, वो हम कर चुके हैं। ठीक है। तो आज हम इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे लिखा हुआ है √3, √5, √7, ठीक है, इस तरह की जो अपरिमेय संख्याएं दे रखी होगी आपके पास, तो आपको बताना है कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है। ठीक है, कि आपको सिद्ध करके बताओ कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। इसको सोल्व करने से पहले एक प्रमेय दे रखी है मेरे पास 1.2। एक प्रमेय दे रखी है, प्रमेय 1.2। तो प्रमेय 1.2 क्या है? देखिएगा कि P कोई अभाज्य संख्या है, P क्या है? अभाज्य संख्या। P कोई अभाज्य संख्या है, ठीक है, और A कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी A कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, वो बोला है कि P अभाज्य संख्या है, A कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिएगा ध्यान से, उसने बोला है यदि P जो है a² को विभाजित करता है, यानी P किसको विभाजित? a² को, मतलब a² के अंदर P का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये प्रमेय कहना चाह रही है कि A में भी किसका भाग जाएगा? P का। ये प्रमेय क्या है कि P कोई अभाज्य संख्या है, A कोई धनात्मक पूर्णांक है। a² में अगर P का भाग जा रहा है तो A में भी पूरा पूरा किसका भाग जाएगा? P का। तो ये स्टेटमेंट है, मैं इसको लिख देता हूं एक बार। तो आपको केवल स्टेटमेंट याद रखना है, इसका प्रूफ अपने 12th बोर्ड एग्जाम में है नहीं। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं यहां पे। माना P एक अभाज्य संख्या है। माना P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a² को, यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी, तो P a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, यदि P a² को विभाजित करती है तो P किसको विभाजित करेगी? A को भी विभाजित करेगी, जहां A धनात्मक पूर्णांक है। उल्टा लिख दिया, यदि a², उल्टा लिख दिया सॉरी यहां पे, यदि a² P को विभाजित करती है तो A जो है P को भी विभाजित करेगी। यानी कुल मिला के बात यह है कि आपको सीधा से याद रखना है कि किसी संख्या का वर्ग, ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग अगर अभाज्य संख्या से विभाजित हो रहा है तो वो खुद संख्या भी उस अभाज्य संख्या से क्या होगी? विभाजित होगी। तो देखिए, इसी प्रमेय पे आधारित अपन इस प्रमेय का यूज करेंगे किसमें? अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने में। तो मेरे पास प्रमेय 1.3 है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इन क्वेश्चनों में आपको केवल स्टेप्स ध्यान में रखनी है कि किस स्टेप से इसको सोल्व किया गया है कि ये अपरिमेय कैसे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना है। मैं पहली लाइन लिख रहा हूं यहां पे। माना √2 एक, माना √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 = P/Q। ठीक है, परिमेय संख्याएं हैं तो उसे आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, जहां पर जो हर में लिखी हुई संख्या है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी इसका मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P/Q सह
अभाज्य पी बाई क्यू सह अभाज्य संख्या है। तो अब देखिए ध्यान से, इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, √2 का क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √2 क्यू इक्वल टू पी। तो यहां पे देखिए क्यू इक्वल टू क्या आएगा, पी बाई √2। तो मैंने इसको डाल दिया समीकरण, इसका वर्ग और कर लेते हैं। मैं लिखता हूं वर्ग करने पर इन दोनों पक्षों का मैं क्या कर रहा हूं, वर्ग। एक बार वापस देखें क्या किया है मैंने लिखा है यहाँ पे कि अपरिमेय है, तो मैं इसका विरोधाभास मान लिया कि अपरिमेय नहीं है, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है तो आप उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। तो √2 इक्वल टू पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी बाई क्यू क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य क्यों ली, ऐसी संख्या लिखी है, देखो ऐसे नहीं लिखा है यहाँ पे 2/4, ऐसे तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। पर यहाँ पे देखो P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं। क्या सहअभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका HCF क्या हो 1। अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनका क्या हो HCF 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए HCF 1 थोड़ी आ रहा है, क्या रहा है 2, इसको कैंसिल करो, क्या बचेगा मेरे पास 1 और 2, और 1 और 2 क्या है, दोनों सहअभाज्य संख्या है। इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने P बाई क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्या है। यानी ऐसी संख्या लिखनी है जो कैंसिल होके अपने पास फाइनल रिजल्ट मिले। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है 2/4 या 3/6। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, परिमेय संख्या है तो P बाई क्यू लिख दिया, फिर क्या किया यहाँ पे वज्र गुणा किया, √2 का Q से गुणा किया तो क्या है √2 Q इक्वल टू P, Q इक्वल टू क्या आएगा P बाई √2। अब क्या करना है, आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो Q का करेंगे तो क्या आएगा Q स्क्वायर, P का करेंगे तो P स्क्वायर, √2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। अब देखिए मैं इसको डाल रहा हूं समीकरण नंबर 1। यहां तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब देखिएगा आगे यहाँ पे, अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो ध्यान से, क्यों क्या है सहभाज्य, सहभाज्य संख्या है तो पूर्णांक तो होगा ही, चूंकि क्यों एक पूर्णांक है, क्यों क्या एक पूर्णांक है, इसलिए क्यों स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्यों स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब देखिएगा आगे, क्यों स्क्वायर हो गया पूर्णांक। अब मेरे को बताओ पूर्णांक है कौन, क्यों स्क्वायर, इधर का LHS का पार्ट पूर्णांक है तो RHS भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक होने के लिए इस P स्क्वायर में किसका भाग जाना चाहिए, पूरा का पूरा 2 का। ठीक है, तभी तो वो क्या होगी, पूर्णांक होगी। ठीक है, यानी क्या कौन सी संख्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे P स्क्वायर संख्या 2 से भाज्य है, इसलिए P स्क्वायर भी संख्या 2 से भाज्य होगा, इसलिए P स्क्वायर भी संख्या 2 से क्या होगा, भाज्य होगा। अब देखिए ध्यान से, P स्क्वायर संख्या 2 से भाज्य है, सॉरी P भी किससे भाज्य होगा, संख्या 2 से। जो अभी अभी अपने थ्योरम पढ़ी थी उसमें क्या था, अगर किसी संख्या का वर्ग अभाज्य संख्या से विभाजित है तो वो खुद संख्या भी अभाज्य संख्या से क्या होगी, विभाजित होगी। तो P भी संख्या किससे, 2 से विभाजित है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, माना P/2 इक्वल टू K1। ठीक है, P/2 यानी अगर P स्क्वायर संख्या 2 से विभाजित है तो P भी किससे विभाजित होगा, 2 से। तो P/2 को मैंने किसके इक्वल मान लिया, K1 के, और K1 क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब देखिएगा यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो P इक्वल टू क्या आएगा, 2K1, समीकरण नंबर 2। अब देखिए ध्यान से, यहां तक कोई डाउट है क्या, वापस देखिए एक बार। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं हैं तो इसको सिद्ध करने के लिए इसका उल्टा मानना है आपको। मैंने अपरिमेय पूछा है उसने, मैंने क्या मान लिया, ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं हैं तो आप उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो।
जहां पर हर जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q दोनों सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहभाज्य क्यों होनी चाहिए मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। ये कट पीट के सहभाज्य आनी चाहिए। सहभाज्य मतलब ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या हो 1। फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √2 q इक्वल टू p बाई √2। दोनों पक्षों का वर्ग किया, q का किया तो q², p का किया तो p², √2 का किया तो रूट हट गया, क्या गया 2। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे q क्या है, पूर्णांक, ठीक है। q पूर्णांक है तो आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब देखिए पूर्णांक है, इधर का LHS पूर्णांक हो गया, इधर भी पूर्णांक आने के लिए क्या होना चाहिए, इस p² में 2 का पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। p² संख्या 2 से भाज्य है, यहाँ पे लिखा मैंने। तो किसी संख्या का वर्ग अगर उसमें विभाजित हो रहा है अभाज्य संख्या में, तो वो खुद संख्या भी किससे विभाजित होगी, 2 से। अब देखिए माना p/2, जो p/2 है इसको मैंने क्या मान लिया, k1। k1 क्या एक पूर्णांक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो p इक्वल टू क्या गया मेरे पास 2k1। अब आगे का देखिएगा ध्यान से। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 से जो p का मान है, समीकरण 2 से p का मान किस में डाल दूंगा मैं, समीकरण नंबर 1 में। मैं लिख रहा हूं यहां पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से p का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिएगा ध्यान से, q² इक्वल टू p का मान क्या है 2k1 का होल स्क्वायर बाई 2। समीकरण 1 में p का मान क्या रख दिया मैंने 2k1, तो q² इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, k का k1 स्क्वायर बाई 2, तो q² इक्वल टू 4/2 2k1 स्क्वायर, ठीक है। और k1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास q² बाई 2। यहां तक कोई डाउट है कि समीकरण 1 में मैंने p का मान रख दिया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, k1 का k1 स्क्वायर, 4 से 2 को काटा, कितनी बार काटा, 2 बार। k1 स्क्वायर निकालना था मेरे को, ये k1 स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है 2, तो कहाँ चल गए, भाग में नीचे। k1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा q² बाई 2। अब देखिएगा ध्यान से, k1 को क्या माना है आपने, पूर्णांक। k1 एक पूर्णांक है, इसलिए k1 स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। k1 स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। पूर्णांक है इसलिए q² भी, q² संख्या 2 से भाज्य होगा। q² संख्या 2 से क्या होगा, भाज्य होगा, इसलिए q भी संख्या 2 से क्या होगा, भाज्य होगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से आगे, p भी किससे विभाजित होगा, संख्या 2 से भाजित होगा, संख्या 2 से भाज्य होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने मान लिया, माना q/2 इक्वल टू एक नया कांस्टेंट k2 मान लिया। k2 क्या है, पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए कि k1 पूर्णांक है, ठीक है, तो मैंने इस k2 के क्या मान लिया, पूर्णांक। यहाँ पे एक k1 पूर्णांक मान लिया, k2 मान लिया। अब देखिए तो q इक्वल टू क्या आएगा 2k2। समीकरण नंबर ये वाली 2 3, इसको मैंने डाल दिया 3 और इस वाली समीकरण को मैंने डाल दिया 4। अब देखिएगा समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4 को ध्यान से देखिए। समीकरण 2 और 4 में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में 2। जो 2 है वो p और q दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। आपको लिखना है समीकरण 2 व समीकरण 4 से
स्पष्ट है कि संख्या 2 p बाय q का संख्या 2 p बाय q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसलिए p व q सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। और अपन ने जब p बाई क्यू लिखा था, किसको? √2 को, ठीक है। तो मैंने लिखा था p और q क्या है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, पर यहाँ पे कॉमन आ गया 2, p और इसमें q में, दोनों में क्या कॉमन आ गया? 2 कॉमन आने से p व q क्या नहीं रही? सहअभाज्य संख्या नहीं रही। तो अब आगे लिखना है आपको, अतः यह हमारी पूर्व अवधारणा का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व अवधारणा का क्या है? विरोधाभास। पूर्व अवधारणा मीन्स जो आपने स्टार्टिंग में माना था कि √2 क्या एक परिमेय संख्या है, वो आपने गलत मान लिया, वो परिमेय नहीं है, क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी पूर्व अवधारणा का विरोधाभास है, इसलिए √2 एक अपरिमेय, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना था, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एग्जाम्पल नंबर 5, जो भी सिमिलर इसी की तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 5 को सेम इसी तरीके से आपको प्रूव करना है। यहाँ पे √2 था, एग्जाम्पल नंबर 5 में है √3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा ध्यान से, वही सिमिलर लाइन इसी में लिखनी है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले आपको जो कथन दे रखा है उसका उल्टा मान लो। माना √3 एक परिमेय, √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो आप उसको किस में लिख सकते हो? p बाई क्यू में। माना √3 इक्वल टू p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, p बाई क्यू सह अभाज्य संख्या है। p व q दोनों कौन सी संख्या है? सह अभाज्य संख्या। तो आगे देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? √3q इक्वल टू p, तो q इक्वल टू p बाई √3, ठीक है। अब वर्ग कर दो इसका, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो q का क्या होगा? q स्क्वायर, p का p स्क्वायर, √3 का करेंगे तो रूट हट जाएगा। मैंने इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। अब वो लाइन लिखनी है सिमिलर जो इससे पहले लिखी थी, ठीक है। q1, चूंकि q एक पूर्णांक है इसलिए q स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। कोई संख्या पूर्णांक है, आप उसका वर्ग करोगे वो भी क्या आएगी? पूर्णांक। LHS पूर्णांक है तो RHS भी क्या होगा? पूर्णांक। p स्क्वायर संख्या 2 से भाज्य है, p भी
सॉरी 2 नहीं 3, p भी संख्या 3 से भाज्य होगा। ठीक है, पी स्क्वायर संख्या 3 से विभाजित है, यानी पी स्क्वायर में अगर 3 का भाग जा रहा है, पी में भी 3 का भाग जाएगा, क्योंकि आपने प्रमेय लिखी थी 1.2, उसमें यही लिखा था कि अगर पी एक अभाज्य संख्या है, ए स्क्वायर में अगर पी का भाग जा रहा है तो ए में भी किसका भाग जाएगा, पी का। इसलिए पी संख्या किससे, 3 से भाज्य है। तो मैंने यहां लिखा माना p/3 इक्वल टू k1, तो p इक्वल टू 3k1। k1 क्या है, पूर्णांक है। k1 क्या है, पूर्णांक है। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिएगा ध्यान से, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी का मान है 3k1 का होल स्क्वायर बाई 3, 3 का स्क्वायर 9, k1 स्क्वायर बाई 3, तो 9/3 3k1 स्क्वायर। तो k1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बाई 3। समीकरण नंबर कौन सी आ गई है, 1 तो आ गई, ये आ गई यहाँ पे समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर कौन सी हो गई, 3। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे आपने k1 को क्या माना है, पूर्णांक। k1 एक पूर्णांक है, इसलिए k1 स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, यहां पे देखिए क्यू स्क्वायर संख्या 3 से भाज्य है और क्यू भी, इसलिए क्यू भी संख्या 3 से भाज्य होगा। ठीक है, आगे देखेगा ध्यान से, तो मैंने लिखा यहां पे माना q/3 इक्वल टू k2। ठीक है, क्यू संख्या 3 से विभाजित है, तो एक नया पूर्णांक मान लिया मैंने q/3, तो k2 क्या है, पूर्णांक है। तो q इक्वल टू 3k2, समीकरण नंबर 4। ठीक है, समीकरण 2 और समीकरण 4 को ध्यान से देखिए, इन दोनों के अंदर आपको क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है, 3, p और q में, पर दिखना नहीं चाहिए था। क्यों, क्योंकि आपने p और q को क्या मान रखा है, सहभाज्य संख्या। यहां लिखना है आपको समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि संख्या 3 p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, जब उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया तो क्या p व q सहभाज्य संख्या होगी, नहीं होगी। इसलिए p व q सह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, सहभाज्य संख्या नहीं है, तो इससे क्या बात पता चली, जो हमने पूर्व में माना था वही गलत है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। जो आपने पूर्व में माना है कि √2 क्या है, सॉरी √3 क्या है, परिमेय संख्या है, वो आपने गलत मान ली। इसलिए √3 एक अपरिमेय
इसलिए √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल 6 सोल्व करने से पहले जो चैप्टर 1.2 में सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन हो देगा, उसको भी सोल्व कर लेते हैं। प्रश्नावली 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है वो भी सिमिलर, जो आपने दो एग्जाम्पल अभी एक प्रमेय और एक एग्जाम्पल सोल्व किया है उसी के बात ये है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ध्यान से सेम वही लाइनें लिखनी है जो आपने प्रमेय 1.3 और एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखी है। ठीक है, तो देखिए पहली लाइन तो वही जो कथन दे रखा है उसका उल्टा मान लो। माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 इक्वल टू P बाई क्यों नॉट इक्वल टू 0, P बाई क्यों सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, तो √5 क्यों इक्वल टू P, तो क्यों इक्वल टू क्या आएगा, P बाई √5। वर्ग कर दो। अब वर्ग करने पर तो क्यों स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, P² बाई 5। इसको डाल दिया मैंने समीकरण नंबर 1। तो देखिए क्यों क्या है, एक पूर्णांक है। क्यों क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए क्यों स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। ठीक है, अगर पूर्णांक है इधर LHS का तो RHS भी होगा। P² संख्या 5 से विभाजित है। भाज्य लिख देते हैं, भाज्य छोटा रहेगा इतना लंबा। 5 से क्या है, भाज्य है। तो P भी संख्या 5 से क्या होगा, भाज्य होगा। सेम लाइन जो आपने उसमें लिखी थी वही लिखनी है इसमें। ठीक है, तो आगे देखिएगा ध्यान से, P भी संख्या किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। तो मैं लिख रहा हूं माना P बाई 5 इक्वल टू K1। K1 क्या है, पूर्णांक है। तो P इक्वल टू 5K1। समीकरण नंबर 1 तो ये हो गई 2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पे देखिए Q² इक्वल टू P का मान क्या है, 5K1 का होल स्क्वायर बाई 5। तो Q² 5 का स्क्वायर 25, K1² बाई 5। 25 से 5 कैंसिल, 5 K1 स्क्वायर। तो यहां से K1² इक्वल टू क्या आएगा, Q² बाई 5। अब देखिए इसको डाल दिया मैंने समीकरण नंबर 3। वही लाइन है जो आप लिख रहे हो पहले से, K1 क्या है, पूर्णांक है। K1 पूर्णांक है, इसलिए
K1 स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। ये वाला LHS पूर्णांक है तो RHS भी होगा। Q स्क्वायर संख्या 5 से भाज्य है तो Q भी संख्या 5 से भाज्य होगा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, 5 से विभाजित है तो मैंने लिखा माना Q/5 इक्वल टू K2। K2 क्या है? पूर्णांक है। K2 क्या है? पूर्णांक है। तो Q इक्वल टू क्या आएगा? 5K2। समीकरण नंबर 4। तो देखो समीकरण 2 और समीकरण 4 को देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है आपको? 5। तो समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि संख्या 5 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, इसलिए P व Q सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि सहभाज्य संख्या में कुछ कॉमन पार्ट आना ही नहीं चाहिए। तो आपने जो पूर्व में माना था वही गलत है, अतः हमारी पूर्व अवधारणा गलत है। ठीक है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल नंबर 6 है मेरे पास। दर्शाइए कि 5 माइनस √3, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, वही चीज जो आपको कथन दे रखा है उसका उल्टा मानना है आपको। माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, तो माना 5 माइनस √3 इक्वल टू P/Q। तो मैं क्या कर रहा हूं? माइनस √3 को इधर ट्रांसफर कर रहा हूं। ठीक है, और P/Q को LHS की तरफ लिया और √3 को RHS की साइड भेज दिया। अब इसमें थोड़ा LCM लेके इसको सोल्व किया तो क्या आएगा? 5Q माइनस P/Q इक्वल टू √3। ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन उनसे अलग है जो अपने अभी 3 क्वेश्चन सोल्व किए, 2 तो एग्जाम्पल और एक क्या नाम से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो सोल्व किया है उससे थोड़ा अलग है। तो इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले जो भी लिखा हुआ था उसका उल्टा माना। अपरिमेय लिखा हुआ था, मैंने मान लिया कि क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय है तो आप इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0, P/Q कौन सी संख्या है? सह अभाज्य संख्या
है। ठीक है, मैंने क्या किया, p बाई क्यू को इधर ट्रांसफर कर लिया, -√3 को इधर भेज दिया और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके सोल्व किया तो क्या आया, 5q माइनस p बटे q। अब ध्यान से देखना है आपको, p व q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, सहभाज्य संख्या है तो पूर्णांक भी होगी, p और q क्या है, दोनों पूर्णांक है। मेरे को बताओ, जब किसी पूर्णांक संख्या को मैं किसी संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूर्णांक रहेगा, यानी q क्या है, पूर्णांक। अगर मैं उसको 5 से गुणा कर दूंगा तो भी क्या आएगा, पूर्णांक। पूर्णांक को पूर्णांक में से घटाऊंगा तो भी क्या आएगा, पूर्णांक। लिखना है इसलिए 5p माइनस qb पूर्णांक होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये पूर्णांक है, नीचे पूर्णांक है। ठीक है, दो पूर्णांक अगर भाग में लिखे गए तो कौन सी संख्याएं कहलाती है, वो परिमेय। इसलिए 5q माइनस p बाई q एक परिमेय संख्या है। क्या एक परिमेय संख्या है, लेकिन समीकरण 1 में ध्यान से देखो RHS में, लेकिन समीकरण 1 से 5q माइनस p इक्वल टू q इक्वल टू √3 क्या रही है, एक अपरिमेय संख्या। क्या रही है, अपरिमेय संख्या। LHS में तो आप बोल रहे हो कि क्या है, परिमेय, पर RHS में रिजल्ट क्या रहा है, अपरिमेय। तो परिमेय बराबर अपरिमेय तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने स्टार्टिंग में लाइन मानी है वही गलत मान ली। अपरिमेय संख्या नहीं है, ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय। तो लिखना है आपको, अतः हमारी पूर्व अवधारणा गलत है। पूर्व अवधारणा क्या है, गलत है। इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए इसी से मिलता जुलता अपने पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसे और सॉल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखना है ध्यान से, जो अपने अभी एग्जाम्पल 6 किया था उसी से सिमिलर है, बस उसमें यहाँ माइनस था और यहाँ पे क्या था, कोई संख्या नहीं थी, केवल क्या थी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अब करना है इसको ध्यान से। तो देखिए ध्यान से, पहली लाइन तो वही उल्टा मानना है आपको, अपरिमेय दे रखा है तो आप परिमेय मान लो। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 इक्वल टू p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, p बाई क्यू सह अभाज्य संख्या है। अब थोड़ा सा इसको ट्रांसफर करते हैं, p बाई क्यू इधर आया तो माइनस का हो गया। ठीक है, और 2√5 का हो गया, माइनस का। ठीक है, मैंने क्या किया, p बाई क्यू को इधर लिया, प्लस 2√5 इधर जाएगा तो किसका हो गया, माइनस का। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, 3q माइनस p बटे q इक्वल टू माइनस के 2√5।
आप क्या करो, -2 को खा लिया हो यहाँ पे हर में, तो 3 - p बटे -2 इक्वल टू क्या आ गया, √5। समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा ध्यान से, p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है। p व q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, p और q पूर्णांक है, तो पूर्णांक का मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी पूर्णांक आएगा, और इधर -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या आएगा, पूर्णांक। तो ये लिख देता हूं, ये लाइन भी 3q और -2q भी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो 3q - p बटे -2q, दो पूर्णांक अंश और हर में भाग में लिखे गए तो कौन सी संख्या होती है, परिमेय। 3q - p बटे -2q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है इधर तो, लेकिन समीकरण 1 से RHS क्या आ रहा है, √5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या। लेकिन समीकरण 1 से 3q - p बटे -2q इक्वल टू √5 एक परिमेय संख्या है, सॉरी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समीकरण 1 से क्या आ रही है, अपरिमेय संख्या, LHS में आ रही है परिमेय, RHS में आ रही है अपरिमेय। इसका मतलब जो आपने पूर्व अवधारणा मानी थी वही गलत है। अतः हमारी पूर्व अवधारणा ही गलत है, अतः हमारी पूर्व अवधारणा जो आपने मानी है वही गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां तक आज हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए, इनमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैंने 10th क्लास का बैच स्टार्ट कर दिया है। एक लेक्चर पहले हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर था अपना। इस तरह से आगे कंटिन्यू 2-2, 3-3 दिन के गैप में कंटिन्यू लेक्चर डालते रहेंगे। तो थैंक यू बच्चों।